Hello everyone, welcome to the dark side of the internet। मैं हूं मिस्टी स्लाइम और इस चैनल पे हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की सबसे टेरिफाइंग हॉरर स्टोरीज और पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज। आज का किस्सा सुनकर आप हिल जाओगे। लेट्स डाइव इन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टोरीज कहाँ शेयर करूं, तो सोचा यहाँ पोस्ट कर देता हूं। मैं पिछले कुछ सालों से एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूं और इस बीच मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। वैसे तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मिसिंग लोगों को ढूंढने में काफ़ी अच्छा है। मोस्टली लोग बस रास्ता भटक जाते हैं या किसी छोटी क्लिफ से फिसल जाते हैं और उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। ज़्यादातर लोगों ने वो पुरानी बात सुनी होती है कि स्टे वेयर यू आर, तो वो ज़्यादा दूर नहीं निकलते। लेकिन 2 केसेस ऐसे थे जहां ऐसा नहीं हुआ। दोनों केसेस मुझे आज भी बहुत परेशान करते हैं और मैं उन्हें एज अ मोटिवेशन यूज़ करता हूं ताकि आगे किसी भी सर्च में कोई कसर न छोड़ूं। पहला केस एक छोटे बच्चे का था जो अपने पेरेंट्स के साथ बेरी पिकिंग के लिए गया था। वो और उसकी बहन साथ में खेल रहे थे और दोनों लगभग एक ही टाइम पर गायब हो गए। उनके पेरेंट्स ने बस कुछ सेकंड्स के लिए अपनी नज़र हटाई थी और उतनी ही देर में दोनों बच्चे वहां से डिसअपीयर हो गए। जब उन्होंने हमें कॉल किया तो हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमने उसकी बहन को तो काफ़ी जल्दी ढूंढ लिया, पर जब उससे उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने जो कहा वो बहुत अजीब था। उसने बताया कि उसे कोई बेयर मैन उठाकर ले गया है। उसने बताया कि उस मैन ने लड़की को कुछ बेरीज दी और उसे शांत रहने को कहा क्योंकि वो उसके भाई के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था। लड़की ने आखिरी बार अपने भाई को उस बेयर मैन के कंधों पर बैठे देखा था और लड़का बिल्कुल काम था। हमें पहले लगा कि ये अबडक्शन यानी अपहरण का केस है, पर वहां किसी भी दूसरे इंसान का कोई निशान तक नहीं था। वो लड़की बार बार कह रही थी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो बहुत लंबा था, पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था, बिल्कुल एक भालू की तरह, और उसका फेस बहुत वियर्ड था। हमने कई हफ्तों तक पूरा एरिया छान मारा, पर उस बच्चे का एक ट्रेस तक नहीं मिला। केस 2, द गर्ल इन द ट्री। दूसरा केस एक यंग लड़की का था जो अपनी मॉम और ग्रैंडपा के साथ हाइकिंग पर गई थी। उसकी मदर के मुताबिक लड़की एक बड़े से पेड़ यानी ट्री पर चढ़ी थी ताकि वो ऊपर से फॉरेस्ट का व्यू देख सके, पर वो कभी नीचे ही नहीं आई। उन्होंने घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया, उसका नाम चिल्लाते रहे, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो हमें इन्फॉर्म किया। हमने हर एक इंच सर्च किया, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि वो गायब कैसे हो गई, क्योंकि उसकी मॉम और ग्रैंडपा वहीं नीचे खड़े थे और उन्होंने उसे नीचे उतरते हुए कभी देखा ही नहीं। ये दोनों केसेस मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलते। फॉरेस्ट जितना खूबसूरत दिखता है, कभी कभी उतना ही मिस्टीरियस हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सर्च डॉग्स के साथ अकेले ढूंढने निकला हूं और डॉग्स मुझे बिल्कुल शेयर क्लिफ्स की तरफ ले जाते हैं। वो हिल्स नहीं होते, सीधी चट्टान होती है जहां चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता। ये बहुत बैफलिंग होता है क्योंकि हम अक्सर उस इंसान को क्लिफ के दूसरी तरफ ढूंढ लेते हैं या वहां से माइल्स दूर जहां डॉग हमें लेकर गया था। इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर यह होता है। एक बहुत ही सैड केस था एक 9 साल की बच्ची का। वो एक एम्बैंकमेंट यानी ढलान से गिरी और नीचे एक सूखे पेड़ पर इम्पेल हो गई। ये एक कंप्लीट फ्रीक एक्सीडेंट था। जब हमने उसकी मदर को बताया, उन्होंने जो आवाज़ निकाली वो हॉन्टिंग हार्ट ब्रोकन वेल मैं कभी नहीं भूल सकता। जब बॉडी बैग एम्बुलेंस में लोड हो रहा था, ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। बाद में पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाईं। एक बार हम एक क्लाइंबर को ढूंढ रहे थे। हमने काफ़ी मुश्किल क्लाइंबिंग की और उसे एक छोटी सी क्रेवाइस दरार में फंसा हुआ पाया। उसका पैर टूट चुका था और उसमें इन्फेक्शन हो गया था। जब हम उसे चॉपर से ले जा रहे थे, वो बिल्कुल इनकंसोलेबल था। उसने बताया कि जब वो टॉप पर पहुंचा, वहां एक आदमी खड़ा था। उसके पास कोई क्लाइंबिंग इक्विपमेंट नहीं था, बस एक पार्का और स्की पैंट्स पहनी थी। जब वो उसके पास गया और उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा ब्लैंक था, बिल्कुल प्लेन स्किन, कोई फीचर्स नहीं। वो क्लाइंबर इतना डर गया कि भागने के चक्कर में वो नीचे गिर गया। उसने कहा कि वो पूरी रात उस नो फेस आदमी को चट्टानों पर चढ़ने की आवाज़ और अजीब सी मफल्ड स्क्रीम्स सुनता रहा। ये शायद मेरे लिए सबसे स्कैरी इंसिडेंट था।
हम एक यंग वुमेन को ढूंढ रहे थे जो अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी जब हमने उसे एक पुराने लॉग यानी लकड़ी के लट्ठे के नीचे छुपा हुआ पाया। वो शॉक में थी, उसके शूज़ और बैग गायब थे। वापस आते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और पूछ रही थी कि वो ब्लैक आइज़ वाला लंबा आदमी हमें फॉलो क्यों कर रहा है। हमें कोई नहीं दिखा तो हमने सोचा शायद शॉक की वजह से उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। पर जैसे जैसे हम बेस के पास पहुंचे वो और ज़्यादा एजिटेटेड होने लगी। उसने जंगल की तरफ चिल्लाकर कहा कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। तभी हमें अपने आसपास अजीब सी रिदमिक कफिंग साउंड सुनाई देने लगी, बिल्कुल इंसेक्ट जैसी आवाज़ थी। अचानक उस औरत ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से कहा, ही सेज टू टेल यू टू स्पीड अप, ही डजंट लाइक लुकिंग एट द स्कार ऑन योर नेक। मेरे नेक के बेस पर एक छोटा सा स्कार है जो हमेशा कॉलर के नीचे छुपा रहता है। उसे वो कैसे दिखा मुझे नहीं पता। और जैसे ही उसने ये कहा मुझे मेरे कान के बिल्कुल पास वही कफिंग साउंड सुनाई दी। मैंने बिना पीछे मुड़े उसे जल्दी से बेस पहुंचाया, पर उस रात मेरा डर के मारे बुरा हाल था। ये आखिरी बात सबसे अजीब है। हमारे एसएआर यूनिट में ये एक अनस्पोकन रूल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आप किसी और ऑफिसर से पूछोगे तो शायद वो मना कर दे, पर यह सच है। जब भी हम जंगल के बहुत अंदर जाते हैं, मतलब 30-40 माइल्स डीप विल्डरनेस में, हमें अक्सर सीढ़ियां मिलती हैं, बिल्कुल बीच जंगल में। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर की स्टेयर्स काट कर वहां रख दी हों। जब मैंने पहली बार देखा तो मेरी सीनियर ने बस इतना कहा, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉर्मल, पर कभी उनके पास मत जाना। मैंने सबसे पूछा, सबका वही जवाब था, इन्हें इग्नोर करो। अब ये इतना फ्रीक्वेंट हो गया है कि हम ध्यान भी नहीं देते, पर उन स्टेयर्स का वहाँ होना आज भी एक मिस्ट्री है। मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं कल सुनाऊंगा। अगर किसी के पास उन स्टेयर्स को लेकर कोई थ्योरीज हैं या तुमने भी उन्हें देखा है तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने आज रात वापस लॉगिन किया और मैं शॉक्ड रह गया कि इस पोस्ट को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को एड्रेस करूंगा जो आप लोगों ने उठाई हैं। बहुत सारे लोग मेरी स्टोरीज और डेविड पॉलिडाइस की स्टोरीज में सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। मैं अश्योर करता हूं कि मैं उन्हें किसी भी तरह कॉपी नहीं कर रहा। मेरे मन में उनके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। एक्चुअली उन्होंने ही मुझे ये लिखने के लिए इंस्पायर किया, क्योंकि मैं उनकी बताई हुई काफ़ी चीज़ों को वेरीफाई कर सकता हूँ। हमारे पास वाकई ऐसे काफ़ी अजीब मिसिंग पर्सन्स केसेस आते हैं और ज़्यादातर टाइम वो सॉल्व नहीं होते, या फिर हम उन्हें ऐसी जगहों पर ढूंढते हैं जहां उनका होना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पर्सनली ऐसे ज़्यादा कॉल्स अटेंड नहीं किए हैं, पर मैं कुछ शेयर करूंगा जो मैंने देखे हैं और एक स्टोरी जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई थी जो इस सबसे रिलेटेड है। स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के बारे में काफ़ी फीडबैक मिला, तो मैं उस पर थोड़ी बात करूंगा और एक स्टोरी भी इंक्लूड करूंगा। वो अलग अलग शेप्स, साइजेस, स्टाइल्स और कंडीशंस में आती है। कुछ बिल्कुल टूट चुकी हैं, बस रूइंस जैसी, पर कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू होती हैं। मैंने एक सेट देखा था जो लाइट हाउस की स्टेयर्स जैसा लग रहा था, मेटल का बना हुआ और स्पाइरल यानी घुमावदार, ऑलमोस्ट ओल्ड फैशन्ड। ये सीढ़ियाँ अनंत मतलब इन्फाइनाइटली ऊपर तक नहीं जाती, या जहाँ तक मैं देख सकूं वहाँ से आगे नहीं, पर कुछ सेट्स दूसरों से लंबे होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, बस अपने घर की स्टेयर्स को इमेजिन करो जैसे किसी ने उन्हें कट एंड पेस्ट करके मिडिल ऑफ नोवेयर में रख दिया हो। मेरे पास कोई पिक्चर्स नहीं है, पहली बार के बाद मुझे दोबारा ट्राई करने का ख्याल नहीं आया और मैं इसके चक्कर में अपनी जॉब रिस्क नहीं करना चाहता। फ्यूचर में ट्राई करूंगा पर प्रॉमिस नहीं कर सकता। कुछ लोगों को उस आदमी के बारे में कन्फ्यूजन था जो मैन विथ नो फेस से टकराया था। क्लैरिफाई करने के लिए, जब क्लाइंबर ऊपर पहुंचा और पीक पर गया, उसने वहां एक और आदमी को देखा जो पार्का और स्की पैंट्स पहने हुए था। ये वो आदमी था जिसका चेहरा नहीं था। उस स्टोरी की वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, सॉरी अबाउट दैट, आगे से ध्यान रखूंगा। ऑल राइट, अब नई स्टोरीज पर आते हैं। जहां तक मिसिंग पर्सन्स की बात है, मुझे लगता है मुझे मिलने वाली कॉल्स में से आधी इसी से रिलेटेड होती हैं। बाकी रेस्क्यू कॉल्स होती हैं, लोग जो चट्टानों यानी क्लिफ से गिरकर चोट खा लेते हैं, आग से जल जाते हैं। यकीन नहीं करोगे ये कितनी बार होता है, मोस्टली ड्रंक बच्चों के साथ, या जानवरों और कीड़ों के काटने का शिकार होते हैं। हमारी टीम टाइट है और हमारे पास वेटरन्स हैं जो खोए हुए लोगों के निशान ढूंढने में एक्सपर्ट हैं। इसीलिए वो केसेस जहां हमें उनका कोई निशान यानी ट्रेस नहीं मिलता इतने फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। एक केस हम सबके लिए बहुत अपसेटिंग था, क्योंकि हमें निशान तो मिला पर उसने आंसर से ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। एक बुजुर्ग आदमी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेल पर अकेले हाइक कर रहा था।
पर उसकी वाइफ ने कॉल किया कि वो टाइम पर घर नहीं लौटे। अपेरेंटली उन्हें सीजर्स यानी मिर्गी की हिस्ट्री थी और वो डर रही थी कि उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली होगी और ट्रेल पर उन्हें सीजर आ गया होगा। इससे पहले कि आप पूछें, मुझे नहीं पता उन्होंने अकेले जाने का क्यों सोचा या वाइफ उनके साथ क्यों नहीं गई। मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता क्योंकि एक पॉइंट के बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई मिसिंग है और मेरा काम उन्हें ढूंढना है। हम स्टैंडर्ड सर्च फॉर्मेशन में निकले और जल्द ही हमारे एक वेट को निशान मिल गए कि वो आदमी ट्रेल से हट गया था। हम ग्रुप बनाकर उनके पीछे गए, फैल गए ताकि ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। अचानक रेडियो पर कॉल आई कि सब वेट की लोकेशन पर वापस आओ। हम तुरंत गए क्योंकि इसका मतलब यूजुअली ये होता है कि बंदा इंजर्ड है और हमें पूरी टीम चाहिए उसे निकालने के लिए। जब हम वहां पहुंचे तो वेट बस एक पेड़ यानी ट्री के नीचे खड़ा था और अपने हाथ सर पर रखे हुए था। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने पेड़ की ब्रांचेस की तरफ इशारा किया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस आदमी की वॉकिंग स्टिक जमीन से कम 30 फीट ऊपर एक ब्रांच से लटक रही थी। हैंडल का स्ट्रैप ब्रांच के चारों तरफ लिपटा हुआ था और वो बस वहां लटक रही थी। कोई तरीका नहीं था कि वो आदमी उसे इतना ऊपर फेंक सके और हमें वहां कोई और निशान नहीं दिखा कि वो आसपास है। हमने पेड़ पर आवाज लगाई पर वहां कोई नहीं था। हम सब बस सर खुजाते रह गए। हमने उसे ढूंढा, डॉग्स भी लाए पर डॉग्स ने पेड़ से बहुत पहले ही सेंट खो दी थी। इवेंचुअली सर्च बंद करनी पड़ी। उसकी वाइफ महीनों तक रोज कॉल करती थी और हर बार उनकी उम्मीद टूटती हुई सुनना दिल तोड़ने वाला था। कैसे उस आदमी की स्टिक वहां पहुंची? क्या किसी ने उसे मार दिया और ट्रॉफी की तरह ऊपर फेंक दिया? ये केस हमें आज भी परेशान करता है। मिसिंग किड्स यानी खोए हुए बच्चे सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। डेविड पॉलिडाइस ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां वो हो ही नहीं सकते। मैंने इसके बारे में सुना ज्यादा है, पर एक केस मैंने खुद देखा था। एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ पार्क के एक एरिया में पिकनिक मना रही थी जहां छोटी झील है। बच्चे 6, 5 और 3 साल के थे। वो उन्हें क्लोजली वॉच कर रही थी। जब वो वापस पार्किंग की तरफ जा रहे थे जो सिर्फ 2 माइल्स दूर था और ट्रेल बिल्कुल साफ था, तभी उसने अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनी। वो मुड़ी और उन 4 सेकंड्स में जब वो नहीं देख रही थी, उसका 5 साल का बेटा गायब हो गया। उसने सोचा शायद वो वॉशरूम के लिए रुक गया होगा। उसने बाकी बच्चों से पूछा। दोनों ने बताया कि एक बड़ा आदमी जिसका फेस डरावना था जंगल से निकला, बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे पेड़ों के बीच ले गया। बाकी दोनों बच्चे डरे हुए नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ड्रग दिया गया हो। वो थोड़े खोए खोए से यानी स्पेसी थे। माँ ने पुलिस बुलाई। हम गए, माइल्स तक सर्च किया। डॉग्स को कोई सेंट नहीं मिली, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। वीक्स तक ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद एक वॉलंटियर ने रेडियो पर बताया कि एक बॉडी मिली है। हम लोकेशन सुनकर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो जगह उस पॉइंट से 15 माइल्स दूर थी जहां बच्चा गायब हुआ था। हम वहां गए और वाकई वहां उस बच्चे की बॉडी थी। वो एक ऊंची रॉकी स्लोप यानी चट्टान पर एक छोटे से ओपनिंग में ठूसा हुआ था। वॉलंटियर ने उसे बिनोक्यूलर्स से देखा था। उस स्लोप पर चढ़ना हमारे लिए भी मुश्किल था। एक 5 साल का बच्चा वहां अकेले नहीं पहुंच सकता था। और सुनो, उसके शरीर पर एक खरोच यानी स्क्रैच तक नहीं थी। उसके जूते गायब थे पर पैर गंदे या जख्मी नहीं थे, तो किसी जानवर ने उसे घसीटा नहीं था। और वो शायद 1 या 2 दिन पहले ही मरा था, जबकि उसे गायब हुए 1 महीना हो चुका था। कॉरोनर ने कहा वो ठंड से यानी एक्सपोजर से मरा। आज तक ये सबसे अजीब चीज़ है जो मैंने देखी है। मेरी ट्रेनिंग के दौरान मेरी ट्रेनर और मैं एक मिसिंग बच्चे को ढूंढकर वापस आ रहे थे। उसे हमने बेरी पैच में ढूंढ लिया था। वापस आते वक्त मेरी ट्रेनर मुझे एक हॉटस्पॉट दिखाने ले गई जहां अक्सर लोग मिलते हैं। ये मैं पार्किंग से 8 माइल्स दूर था। स्टेट प्रोटेक्टेड लैंड जहां कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। दूर से मैंने कुछ देखा जिसके एजेस बिल्कुल स्ट्रेट थे। नेचर में स्ट्रेट लाइंस नहीं होती। हम पास गए और मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। वो एक सीढ़ी यानी स्टेयरकेस थी, जंगल के बीचों बीच। बेज कारपेट लगा हुआ था, करीब 10 स्टेप्स होंगे, लेकिन किसी घर में होने के बजाय ये यहाँ जंगल में थी। साइड्स कारपेटेड नहीं थी, लकड़ी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम ग्लिच हो गया हो। मैं हैरान था। मेरी ट्रेनर ने कैजुअली कहा, आदत डाल लो रुकी, तुम्हें ऐसी बहुत दिखेंगी। मैं पास जाने लगा तो उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। ऐसा मत करना, उसने कहा। तुम्हें ये अक्सर दिखेंगी, पर इनके पास मत जाना, इन्हें टच मत करना, इन पर चढ़ना मत, बस इग्नोर करना। उसने सही कहा था। हर 5th कॉल पर मुझे कहीं ना कहीं स्टेयर्स दिख जाती है। कभी पाथ के पास, कभी 20-30 माइल्स दूर जंगल के बीच में। सब अलग तरह की।
मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की पर सब यही कहते हैं, नॉर्मल है, बस पास मत जाना। एक और केस थोड़ा कम स्पूकी पर ज्यादा सैड था। एक लड़का विंटर में गायब हुआ जब वहां 6 फीट बर्फ थी। हमने ढूंढा पर नहीं मिला। जब स्प्रिंग में बर्फ पिघली तब बॉडी मिली एक पेड़ के नीचे। इसे ट्री मेल कहते हैं। पेड़ के नीचे ब्रांचेस की वजह से बर्फ जमा नहीं होती और वहां एक खड्डा यानी वॉइड बन जाता है जो लूज स्नो से भरा होता है। अगर आप वहां गिर गए तो निकलना मुश्किल है। वो लड़का शायद वहां बैठने गया होगा और गिर गया होगा। वो उल्टी पोजीशन में, सर नीचे पैर ऊपर फंस गया और बर्फ उसके ऊपर गिर गई। वो सफोकेटेड हो गया। ये सोचकर डर लगता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया होगा अंधेरे और ठंड में जब वो सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे दोस्त पूछते हैं कि क्या मैंने कभी गोटमैन को देखा है। मैंने वैसा कुछ नहीं देखा पर एक कॉल थी जो थोड़ी सिमिलर थी। एक ओल्डर वुमन ट्रेल पर बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया उसने बताया कि उसने एक आवाज सुनी थी। पहले उसे बिल्ली लगी पर वो आवाज अजीब थी। उसने कहा वो बिल्ली नहीं थी, वो एक आदमी था जो बार बार म्याऊ बोल रहा था, बस म्याऊ म्याऊ म्याऊ, पर उसकी आवाज बज कर रही थी जैसे कोई मशीन हो। वो पास आ रहा था पर दिख नहीं रहा था। जैसे ही कोई शेप पेड़ों से बाहर आई मैं बेहोश हो गई। मैंने बाद में उस एरिया को सर्च किया। शाम हो रही थी, मैंने आवाज लगाई, तभी मैंने वही सुना। दूर से एक आदमी की आवाज आई जो मोनोटोनस टोन में म्याऊ म्याऊ बोल रहा था, बिल्कुल साउथ पार्क के नेट जैसी आवाज। मैंने ढूंढा पर कोई नहीं मिला। शायद कोई प्रैंक कर रहा हो पर वो वाकई अजीब था। पोस्ट काफी लंबा हो गया, सॉरी। मेरे फ्रेंड्स की स्टोरीज और कुछ मेरी स्टोरीज में कल शाम को पोस्ट करूंगा। सस्पेंस में रखने के लिए माफी। उम्मीद है ये स्टोरीज पसंद आई होंगी। फिर से तुम सबने मेरी स्टोरीज पर इतने सारे रिस्पॉन्सेज देकर मुझे कंप्लीटली ब्लो कर दिया है। इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं फिर से कुछ कॉमन चीज़ें एड्रेस करूंगा और फिर स्टोरीज पर आ जाऊंगा। मैं जितनी स्टोरीज याद आ सकती हैं सब लिखने की कोशिश करूंगा, प्लस मेरे दोस्त की भी जो स्टोरीज हैं। उसके बाद शायद मैं तब तक अपडेट ना करूं जब तक मुझे अपने सुपीरियर्स से कुछ सवालों के जवाब न मिल जाएं जो मेरे खुद के दिमाग में चल रहे हैं। चलो पहले कॉमन क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। सबसे पहले, मैं एग्जैक्टली कहाँ काम करता हूँ ये मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता। ऑनेस्टली जो कुछ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे काफ़ी बड़ा पंगा हो सकता है, हत्ता कि जॉब भी जा सकती है। इसलिए मैं अपनी लोकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस इतना समझ लो कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ और ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ बहुत बड़ा विल्डरनेस एरिया है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक घना जंगल, एक माउंटेन रेंज और कुछ लेक्स। स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के बारे में अभी भी लोगों का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे दोस्त के पास एक ऐसी स्टोरी है जो तुम्हें डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगी। उसके बारे में मैं इस अपडेट के एंड में बताऊंगा। जहां तक सुपीरियर्स से सीढ़ियों के बारे में सीधा पूछने की बात है, हाँ मैंने सोचा है, लेकिन मैं अपनी जॉब रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, एक मेरे फॉर्मर सुपीरियर हैं जो अब SAR ऑफिसर नहीं है। हो सकता है वो थोड़ा फ्री होकर बात करने को रेडी हो। मैं उनसे इस वीक बात करने वाला हूँ और जो भी मिलेगा मैं तुम लोगों से शेयर करूँगा। अब आते हैं उन लोगों पर जो पूछ रहे थे कि SAR ऑफिसर कैसे बना जा सकता है। बेस्ट एडवाइस ये है कि अपने लोकल फॉरेस्ट सर्विस ऑफिस से कांटेक्ट करो और पूछो कि वो लोग क्या ट्रेनिंग कोर्सेज देते हैं या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ और मैंने भी वॉलंटियर से ही शुरू किया था, SAR ऑपरेशंस में हेल्प करके। ये एक बहुत अच्छी जॉब है, चाहे कभी कभी काफ़ी ट्रैजिक सिचुएशंस भी आ जाती हैं। मैं पर्सनली कुछ और करना इमेजिन भी नहीं कर सकता। चलो अब स्टोरीज पर चलते हैं। पहली स्टोरी उस केस की है जो ट्रेनिंग से निकलते ही मेरे साथ हुआ था। तब मैं बिल्कुल नया फील्ड में आया था। इससे पहले मैं वॉलंटियर था तो थोड़ा बेसिक आइडिया था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। लेकिन वॉलंटियर कॉल्स में ज़्यादातर काम यही होता है कि वेट्स जो साइंस ढूंढ लेते हैं तुम उन पे फॉलो अप करके लॉस्ट लोगों को लोकेट करते हो। लेकिन SAR ऑफिसर बनने के बाद तुम सब टाइप्स की कॉल्स पर जाते हो, एनिमल बाइट्स, हार्ट अटैक्स, फॉल्स, सब पर। ये पर्टिकुलर कॉल सुबह सुबह आया था। एक यंग कपल लेक के पास वाली ट्रेल पर घूम रहा था। हस्बैंड बिल्कुल हिस्टेरिकल था, इतना हाइपर कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। बैकग्राउंड में हम उसकी वाइफ की चीखने की आवाज़ सुन सकते थे और वो फ़ोन पर बार बार कह रहा था कि प्लीज़ जल्दी आओ, प्लीज़ एम्बुलेंस भेजो। जब हम वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को पकड़े हुए हैं और वाइफ अपनी बाहों में कुछ पकड़े बैठी है। वो एक अजीब ऑलमोस्ट जानवर जैसी चीखने वाली आवाज़ निकाल रही होती है। हस्बैंड रो रहा होता है। जैसे ही वो हमें देखता है वो चिल्लाता है कि प्लीज़ हमकी मदद करो, प्लीज़ एम्बुलेंस बुलाओ। अब ऑब्वियस सी बात है, हम वॉकिंग पाथ पर डायरेक्ट एम्बुलेंस नहीं चढ़ा सकते, तो हम उससे पूछते हैं कि क्या उसकी वाइफ इंजर्ड है, क्या वो चल सकती है या तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। वो थोड़ा कंपोज होकर बताता है कि ये मेरी वाइफ नहीं, किसी और को हेल्प चाहिए।
मैं उसकी वाइफ के पास जाता हूं, जबकि हमारे एक वेट उसके हस्बैंड को शांत करने की कोशिश करते हैं। वाइफ जमीन पर बैठी है, आगे पीछे हिल रही है, अपनी बाहों में कुछ कस के पकड़ा हुआ है और बस चीख रही है बिना रुके। मैं झुककर देखने की कोशिश करता हूं। जो भी वो पकड़े हुए हैं उससे पूरा फ्रंट ब्लड से भरा हुआ है। तब मेरी नज़र उस स्लिंग पर पड़ती है जो उसके सीने से बंधा हुआ है और मेरा दिल डूब जाता है। मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। धीरे से मैं उसके हाथ थोड़े साइड करता हूं ताकि देख सकूं वो क्या पकड़े बैठी है। वो उसका बेबी है और वो ऑब्वियसली डेड है। बच्चे का सिर एक साइड से पूरा धंसा हुआ था, स्कल लिटरली टूट चुकी होती है और पूरा बॉडी स्क्रैचेस से भरा हुआ। मैंने पहले भी डेड बॉडीज देखी हैं, लेकिन इस सिचुएशन में कुछ अलग ही था। शायद पेरेंट्स का रिएक्शन या बेबी का साइज या पूरे सीन का कॉम्बो। मुझे थोड़ा सा पीछे हटकर खुद को कंपोज करना पड़ता है। मैं एक और वेट को बुलाता हूं जो पास खड़ा होता है और धीरे से कहता हूं, ये डेड किड है। वो मेरा शोल्डर पटकता है और कहता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। इस माँ से बेबी को अलग करने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा लगा। हर बार जब हम बच्चे को उसके हाथ से लेने की कोशिश करते, वो बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाती, चिल्लाती कि हम उसका बच्चा नहीं ले जा सकते, कि वो ठीक हो जाएगा अगर हम उसे अकेला छोड़ दें। वो जिद करती रहती कि बस थोड़ा वक्त दो, वो खुद उसे ठीक कर लेगी। एंड में एक वेट ने उसे इतना काम कर लिया कि वो फाइनली बच्चा दे देती है। हम बॉडी को मेड एरिया में ले जाते हैं। जब EMTs आते हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि बच्चे को बचाने का कोई चांस नहीं था। हेड ट्रॉमा की वजह से वो तुरंत मर चुका था। हॉस्पिटल में मेरी एक नर्स दोस्त थी, उसने बाद में डिटेल बताई। कपल बच्चे को स्लिंग में डालकर ट्रेल पर वॉक कर रहे थे। बच्चा फंस करने लगता है तो वो लोग रुक जाते हैं। डैड स्लिंग से बच्चे को निकालता है, उसे हाथ में लेकर साइड वाले छोटे गली के ऊपर खड़ा हो जाता है। नीचे रॉक्स है। मॉम उसके पास आती है, लेकिन उसका पैर लूज मिट्टी पर पड़ता है। वो स्लिप हो जाती है, सीधा अपने हस्बैंड से टकरा जाती है। डैड का बैलेंस बिगड़ता है और उसके हाथों से बच्चा छूटकर नीचे गली में जा गिरता है। लगभग 20 फीट का ड्रॉप, सीधा पत्थरों पर। डैड नीचे तक गिर के क्रॉल करके बच्चे तक पहुंचता है, लेकिन तब तक उसका हेड इम्पैक्ट से कंप्लीटली क्रश हो चुका था। बच्चा तुरंत मर गया था। ये सिर्फ 15 मंथ्स का था। ये एक टोटल फ्रीक एक्सीडेंट था। छोटी छोटी एक के बाद एक गलतियां और सब मिलकर वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। ये शायद उन कॉल्स में से एक है जो सबसे ज्यादा दिमाग में रह गया। एनिमल बाइट्स का मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हमारे एरिया में वैसे भी बहुत डेंजरस एनिमल्स नहीं आते। बेयर्स हैं, लेकिन वो जनरली लोगों से दूर रहते हैं। साइटिंग्स काफ़ी रेयर है। ज़्यादातर तुम छोटे एनिमल्स देखोगे, कायोटी, रैकून, स्कंक वगैरह। जो चीज़ हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं वो है मूस, और मूस बिलीव मी बड़े ही नास्टी होते हैं। ये बिना रीज़न के किसी का भी पीछा कर लेंगे। अगर तुम गलती से एक फीमेल और उसके काफ के बीच आ गए तो बस समझो काम तमाम। उनमें बिल्कुल चिल नहीं होती। एक कॉल काफी फनी निकला। एक आदमी को एक जाइगैंटिक मेल मूस ने चेज किया और वो बेचारा पेड़ पर चढ़कर फंसा हुआ था। हमें उसे नीचे उतारने में तकरीबन 1 घंटा लगा। जब फाइनली हम उसे सेफ ग्राउंड पर ले आए, वो हमें देखकर कहता है, गॉड डैम, इन फकर्स को पास से देखोगे तो समझोगे कितने बड़े होते हैं। ये हॉरर स्टोरी तो नहीं, लेकिन आज तक इस पर हंस देते हैं। अब वो स्टोरी जो मैं कैसे भूल गया मुझे खुद पता नहीं। ये शायद मेरी लाइफ का सबसे स्कैरी एक्सपीरियंस है। शायद इसलिए भी दिमाग के कोने में दबा दिया था, क्योंकि जब तुम अपनी पूरी लाइफ जंगल में काम करते हो तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि तुम्हें अकेला रहने से डर लगे। अगर तुम हर अजीब चीज को दिमाग में पकड़ के बैठ गए तो ये जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कई एक्सपीरियंसेस को तुम बस ढूंढ के साइड में रख देते हो। ये वो एक इंसिडेंट है जिसने मुझे सीरियसली सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना क्लियरली याद आ सके। ये इंसिडेंट लेट स्प्रिंग का है। एक टिपिकल लॉस्ट चाइल्ड कॉल था। एक 4 साल की छोटी लड़की अपने फैमिली कैंपसाइट से गायब हो गई थी। उसे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए थे। पेरेंट्स बिल्कुल टूट चुके थे। हर पेरेंट्स की तरह वो भी कह रहे थे कि हमारी बेटी कभी अकेले नहीं घूमती, वो हमेशा पास रहती है, उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। हम उन्हें अश्योर करते हैं कि हम फुल एफर्ट लगाएंगे और स्टैंडर्ड सर्च फॉर्मेशन में फैल जाते हैं। मैं अपने एक अच्छे दोस्त के साथ पेयर्ड था। हम सर्च करते हुए नॉर्मल बातें कर रहे थे। ये कैलस लग सकता है, लेकिन जब तुम सालों से ये काम कर रहे होते हो तो कुछ हद तक नंब हो ही जाते हो। ये तुम्हारा नॉर्मल बन जाता है। शायद जॉब करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा इमोशनली स्विच ऑफ होना पड़ता है। हम लगभग 2 घंटे तक सर्च करते रहे। एक्सपेक्टेड रेडियस से बहुत आगे तक निकल गए। हम एक छोटे से वैली से बाहर आ रहे थे कि अचानक हम दोनों एक साथ ही रुक गए, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। हम एक दूसरे को देखते हैं। उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे एक प्लेन सडनली डीप्रेशराइज हो गया हो। मेरे कान पॉप करते हैं और मुझे क्लियरली महसूस होता है जैसे मैं एकदम से 10 फीट नीचे गिर गया हूँ।
मैं अपने दोस्त से पूछने वाला ही था कि तुमने भी फील किया कि तभी सबसे ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ शुरू हो जाती है जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुनी। आवाज़ ऐसी थी जैसे फ्रेट ट्रेन तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजर रही हो, लेकिन यहाँ अजीब ये था कि वो आवाज़ एक डायरेक्शन से नहीं आ रही थी, वो चारों तरफ से आ रही थी। आगे से, पीछे से, दोनों साइड से, ऊपर से, नीचे से, बस पूरे स्पेस में घूमती आवाज़। मेरा दोस्त कुछ चिल्लाता है लेकिन मैं उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाता, सिर्फ वो रोरिंग साउंड। समझो तो नेचुरली हम दोनों फ्रीक आउट हो जाते हैं। 360 डिग्री घूमकर चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है लैंडस्लाइड का, लेकिन हम किसी क्लिफ एरिया के पास नहीं थे, और अगर लैंडस्लाइड होता भी तो तब तक हमें हिट कर चुका होता। आवाज़ चलते ही जा रही थी, बिना रुके। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े होकर चिल्लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, सिर्फ वो रोर। फिर बिल्कुल स्विच की तरह आवाज़ बंद हो जाती है। 1 सेकंड सब कुछ कंप्लीटली साइलेंट। फिर धीरे धीरे जंगल की नॉर्मल आवाज़ें वापस आती हैं, हवा, पत्तों की खरक, दूर के बर्ड्स। मेरा दोस्त पूछता है, ये अभी क्या था यार? मैं बस शोल्डर्स उछा देता हूँ। कुछ सेकंड हम वहाँ खड़े रहते हैं, फिर मैं रेडियो पर आकर पूछता हूँ कि किसी और ने अभी अभी दुनिया के ख़त्म होने जैसी आवाज़ सुनी क्या? सबका जवाब नो, कोई भी नहीं, जबकि हम सब एक दूसरे के शाउटिंग डिस्टेंस पर थे। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा श्रक करते हैं और सर्च कंटिन्यू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे और सर्च करने के बाद हम रेडियोज़ पर चेक इन करते हैं। किसी को भी लड़की का कोई साइन नहीं मिला। जनरली अंधेरा होने लगता है तो सर्च बंद कर दी जाती है, लेकिन क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लीड नहीं थी, कुछ लोग इंक्लूडिंग मैं और मेरा दोस्त ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा और सर्च करेंगे। हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहकर हर कुछ मिनट में उसका नाम पुकारते रहते। अंधेरे जंगल में बच्चे के अकेले होने का आइडिया ही काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, चाहे तुम बच्चों को पसंद करो या नहीं। दिन में भी जंगल क्रीपी लग सकता है, रात को वो बिल्कुल डिफरेंट बीस्ट बन जाता है। लेकिन हमें कोई फुटप्रिंट्स, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं मिलता और कोई रिप्लाई भी नहीं आती। रात के करीब 12 बजे हम डिसाइड करते हैं कि अब वापस रॉन्डेवू पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम आधा रास्ता तय कर चुके थे कि मेरा दोस्त अचानक रुकता है और अपनी फ्लैशलाइट राइट साइड के थिक डेडफॉल में डालता है, मतलब सूखे गिरे उलझे हुए पेड़ों का एक बड़ा क्लस्टर। मैं पूछता हूँ, कुछ सुना क्या? वो कहता है, चुप रहो, ध्यान से सुनो। मैं चुप हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद डिस्टेंस में मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, बहुत फेंट लेकिन क्लियरली एक छोटे बच्चे का रोना। हम दोनों उसका नाम पुकारते हैं, ध्यान से कोई जवाब सुनने की कोशिश करते हैं, बस वही हल्की सी रूह को कांप देने वाली रोने की आवाज़। हम उस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है। डेडफॉल। हे गाइस, मैं अपनी ट्रेनिंग ऑप से वापस आ गया हूँ और मेरे पास तुम लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। इतनी सारी हैं कि मैं उन्हें 2 पार्ट्स में तोड़ूंगा। ये पहला पार्ट होगा। मैं चाहता तो सब एक ही एंट्री में डाल देता, लेकिन अभी तक मुझे सब लिखने का टाइम नहीं मिला। इस ऑप के दौरान मेरे साथ पर्सनली कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं हुआ, लेकिन एक रुकी के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो काफ़ी रेलेवेंट लगा। मुझे पता है तुम लोग शायद इन स्टोरीज का वेट कर रहे थे, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं हर बैच ऑफ स्टोरीज को उस बंदे के नाम से टैग करूंगा जिसने मुझे बताई। केडी एक वेट है जो लगभग 15 साल से एसएआर ऑफिसर है। वो हाई एलिवेशन माउंटेन रेस्क्यूज में स्पेशलाइज करती है और अपने फील्ड की बेस्ट लोगों में से एक मानी जाती है। वो उन लोगों में से थी जो स्टोरीज शेयर करने में काफ़ी एंथुजियास्टिक रहती हैं, और क्योंकि हम एक्सरसाइजेस के दौरान काफ़ी टाइम साथ रहे, उसने मुझे 4 स्टोरीज बताईं जो मेरे दिमाग में अटक गईं। पहली स्टोरी उसने तब बताई जब मैंने उससे पूछा कि उसकी सबसे ट्रॉमेटिक कॉल्स कौन सी रही हैं। उसने कहा कि माउंटेन्स पर रियली बैड कॉल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ नेस्टी एक्सीडेंट्स का चांस हाई होता है। करीब 5 साल पहले एक पार्क जहाँ वो काम कर रही थी, वहाँ डिसअपियरेंसेस का एक पूरा स्ट्रीक चला। उस साल का वेदर काफ़ी ख़राब था, रिकॉर्ड के हिसाब से भी वर्स्ट ईयर्स में से एक। हर 2-3 दिन में 1 फुट नई स्नो आ रही थी और कुछ एवलांचेस में क्लाइंबर्स मर गए। उन्होंने लोगों को मैप्ड एरियाज़ पर ही रहने की वार्निंग्स दी थीं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग कभी नहीं सुनते। एक पर्टिकुलर केस बहुत बुरा था। पूरी फैमिली वाइप आउट हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि फादर को लगा कि वो ऑफिशियल से ज़्यादा जानता है। वो फैमिली को ऐसे एरिया में ले गया जो सेफ नहीं था। सब स्नो शू पे थे और केडी के हिसाब से उन्होंने एक ऐसी स्नो शेल्फ पर पैर रख दिया जो ऊपर से सॉलिड लग रही थी लेकिन अंदर से खोखली थी। जैसे ही वो उस पर गए, शेल्फ टूट गई और पूरी फैमिली करीब 300 फीट नीचे स्लोप से उलट पुलट होते हुए रॉक्स पर जा गिरी। नीचे रॉक्स पर लैंड करते ही पेरेंट्स इंस्टेंट मर गए। एक बच्चा भी वहीं मर गया, लेकिन दूसरे 2 बच्चे बच गए। एक का लेग टूट गया था और रिब्स फ्रैक्चर हो गई थीं। दूसरा लगभग ठीक ठाक था, सिर्फ कुछ ब्रूजेस और स्प्रेन्ड एंकल। जो बच्चा कंपैरेटिवली ठीक था, उसने इंजर्ड सिबलिंग को पीछे छोड़कर हेल्प ढूंढने का डिसाइड किया।
केडी कहती है कि वो आधा मील से ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाया। बीच में ही एक स्टॉर्म आ गया। शायद वो रुक गया होगा थोड़ा रेस्ट करने या गर्म होने के लिए, लेकिन वो वहीं फ्रीज होकर मर गया। वो लोग फैमिली को कुछ विटनेसेस की मदद से ढूंढ पाए जिन लोगों ने उन्हें विल्डरनेस की तरफ जाते देखा था। उन्हीं सर्चर्स में से केडी ही थी जिसने उस बच्चे को ढूंढा जो हेल्प के लिए निकला था और फ्रीज हो गया। उसने बताया कि जब वो सर्च कर रही थी तो हल्का सा स्नो गिरना शुरू हो गया था, इतना कि लॉन्ग डिस्टेंस विजन थोड़ा ब्लर हो जाए लेकिन सर्च इम्पॉसिबल ना हो। दूर स्नो में उसे एक फिगर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो जितनी जल्दी हो सकता था उतनी फास्ट उसके पास पहुंची। जैसे जैसे वो करीब आई, पहले उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बच्चा है। दूसरी बात, वो डेड है। तीसरी और सबसे पेनफुल बात, उसने देखा कि वो इतनी पिटीफुल पोजीशन में फ्रीज हुआ है जो उसने कभी किसी कॉप्स में नहीं देखी थी। बच्चा सीधा बैठा हुआ था, नीज अपने चेस्ट से चिपकाकर, हाथ उन नीज के चारों तरफ लपेटे हुए और हेड अपने कोट के अंदर घुसा हुआ। जब केडी ने उसका कोट थोड़ा सा साइड किया ताकि फेस देख सके तो उसने देखा कि वो रोते रोते मरा है। उसका चेहरा ट्विस्टेड था और टीयर्स उसके गालों पर जम गए थे, बिल्कुल आइस की बूंदों की तरह। उसने कहा कि ये बिल्कुल क्लियर था कि जब वो हाइपोथर्मिया से मरा तब वो डेथ से डरा हुआ, अकेला और टेरिफाइड था, और एक माँ होने के नाते ये चीज़ उसका दिल तोड़ गई। उसने मुझसे बार बार कहा कि वो सिंसियरली होप करती है कि उसका बाप अभी इस वक्त जहन्नुम में जल रहा हो। दूसरी ट्रोमैटिक स्टोरी जो उसने बताई वो उसके रूकी डेज की है। उसकी टीम को एक एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली। वो पिछले दिन वापस घर नहीं आया था। वाइफ कन्विंस थी कि कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि वो कभी लेट नहीं आता था, हमेशा टाइम पर होम आता था। टीम उसे ढूंढने निकली। उन्हें माउंटेन के कुछ टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट्स क्लाइंब करने पड़े। जब वो लोग एक रिलेटिवली फ्लैट एरिया में पहुंचे तो केडी को स्नो में ब्लड नजर आना शुरू हो गया। वो ब्लड ट्रेल फॉलो करने लगती है और धीरे धीरे उसे छोटे छोटे टिश्यू के टुकड़े मिलने लगते हैं। वो श्योर नहीं थी कि ये किस बॉडी पार्ट के थे, लेकिन जितना आगे जाती उतने ज्यादा फ्रैगमेंट्स मिलते। ये ब्लड और टिश्यू ट्रेल एक शेल्टर्ड जगह तक ले गई जो एक क्लिफ फेस के नीचे थी। वहां उसने क्लाइंबर को देखा। उसने बोला, वहां इतना ज्यादा खून था जितना मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। क्लाइंबर फेस डाउन पड़ा था, एक हाथ आगे की तरफ बढ़ा हुआ, जैसे वो क्रॉल करते करते मरा हो। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि वो पार्शियली डिसएम्बॉबल्ड था। उससे पहले जो टिश्यू बिट्स उसने ट्रेल में देखे थे वो उसी के थे। उस आदमी के वेस्ट के पास एक हिप होल्स्टर में आइस पिक लगी थी, पूरी ब्लड से सनी। ऑफकोर्स कोई 100% श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन केडी के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ होगा। वो ऊपर वाले एरिया की तरफ आइस पिक से क्लाइंब कर रहा होगा। कहीं उसने एक लूज पैच हिट किया, फुटिंग गई और वो नीचे गिर गया। गिरते वक्त या लैंड करते वक्त एक्स उल्टा घूमकर उसके पेट में घुस गया और उसे डिसएम्बॉबल्ड कर दिया। उसने फिर भी जिंदा रहने की कोशिश की, क्रॉल करता रहा और हर इंच के साथ अपने ही अंदर के पार्ट्स पीछे ट्रेल की तरह छोड़ता गया जब तक वो क्लिफ फेस के नीचे मर नहीं गया। केडी को गोर से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने उसकी मदद की बॉडी निकालने में, उनमें से कुछ लोग जब उसे उल्टा घुमाया गया और उसकी इंटेस्टाइन्स लिटरली बाहर आ गईं तो वहीं उल्टी करने लगे। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास ऐसे केसेस हैं जहां लोग बिल्कुल ही गायब हो गए, नो ट्रेस। ये सुनकर उसकी आंखों में लिटरली चमक आ गई। वो मेरी तरफ थोड़ा झुककर कहती है, एक सॉलिड वाला सुनना है, प्रॉपर डोजी। वो बताती है, जब उसने जस्ट स्टार्ट किया था एक केस हुआ जिसकी मीडिया में काफ़ी कवरेज हुई। एक फैमिली बेरी पिकिंग के लिए गई थी फॉरेस्ट के एक ऐसे एरिया में जो पार्क के एंट्रेंस के काफ़ी पास था। उनके 2 छोटे बेटे थे, दोनों 5 साल से छोटे। दिन के किसी पॉइंट पर एक बच्चा मिसिंग हो जाता है। मैसिव सर्च होती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। ये उन्हीं केसेस में से था जैसे लगता है कि बच्चा वहां कभी था ही नहीं। डॉग्स ग्राउंड पर बैठे रहते, सेंट पिक ही नहीं कर पाते। कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। लगभग 2 महीने तक सर्च चलता है, फिर ऑफिशियली बंद हो जाता है। 6 महीने बाद फैमिली मेमोरियल पर फ्लावर्स रखने वापस आती है, वही जगह जहां बच्चा मिसिंग हुआ था। वो लोग अपने दूसरे बेटे को भी साथ लाते हैं। फ्लावर्स रखते वक्त कुछ 3 सेकंड के लिए उनसे उस बच्चे पर से नजर हट जाती है और उस शॉर्ट स्पैन में वो सेकंड बच्चा भी हवा हो जाता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स की हालत शब्द में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। एक बच्चा खोना ही नाइटमेयर है, लेकिन दोनों खो देना बियॉन्ड इमेजिनेशन। इस बार सर्च पूरा स्टेट लेवल का ह्यूज ऑपरेशन बन जाता है, स्टेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्चेज में से एक। लगभग 300 वॉलंटियर्स पार्क के हर इंच को छान मारते हैं, लेकिन फिर भी कोई साइन नहीं। सर्च करीब 2 हफ्ते तक चलता है। लोग माइल्स दूर तक ढूंढते हैं उस पॉइंट से जहां से बच्चा गायब हुआ था। फिर करीब 2 हफ्ते बाद एक वॉलंटियर जो डेजिग्नेटेड सर्च एरिया से करीब 15 माइल्स दूर होता है, रेडियो पर कॉल करता है कि उसे बच्चा मिल गया। सब सोच रहे थे कि किड मर चुका होगा, लेकिन वॉलंटियर बताता है कि बच्चा जिंदा है और सरप्राइजिंगली गुड कंडीशन में है।
केडी और उसकी टीम बच्चे को रिकवर करने जाती है। जहां वो पहुंचती है वो खुद बिलीव नहीं कर पाती कि ये वही किड है जो इतने दिनों से मिसिंग था। उसके कपड़े साफ हैं, बॉडी पर मिट्टी तक नहीं, वो ट्रॉमेटाइज्ड भी नहीं लग रहा। वॉलंटियर बताता है कि उसने बच्चे को एक लॉग पर बैठा पाया जो एक छोटी ट्विग बंडल के साथ खेल रहा था। छोटी छोटी वुड की लकड़ियां पुरानी रस्सी से बंधी हुई। केडी उससे पूछती है कि वो इतने दिन कहाँ था, किसके साथ था। बच्चा कहता है कि वो फजी मैन के साथ था। केडी बिगफुट पर बिलीव करती है तो वो एक्साइटेड हो जाती है। पूछती है फजी मतलब हैरी, वो बहुत बाल वाला था। बच्चा कहता है नहीं, वो हैरी नहीं था, वो फजी था। फिर डिस्क्राइब करता है जैसे तुम अपनी आंखें पूरी बंद नहीं करते, सिर्फ आधी बंद करते हो और चीजें ब्लर ब्लर दिखती हैं, वैसे आदमी। बच्चा कहता है कि वो आदमी ट्रीज के बीच से बाहर आया और उसे जंगल के काफी अंदर ले गया। वो कहता है कि वो एक हॉलो ट्री के अंदर सोता था और फजी मैन उसे बेरीज खाने के लिए देता था। केडी पूछती है क्या वो आदमी बुरा था, क्या तुम उससे डरते थे। बच्चा कहता है नहीं, वो स्कैरी नहीं था, बस मुझे ये पसंद नहीं था कि उसकी आंखें नहीं थी। केडी कहती है वो लोग बच्चे को HQ ले आए। एक कॉप उसे टाउन ले गया ताकि उससे डिटेल में बात कर सके। वो उस कॉप की फ्रेंड है तो उसे बाद में पूरा अकाउंट मिलता है। कॉप बताता है कि बच्चे ने डिटेल में डिस्क्राइब किया कैसे वो फजी मैन के साथ ट्री में रहता था। फजी मैन उसे बेरीज देता था जब वो हंग्री होता था। उसे एक छोटी सी क्लियरिंग में घूमने की परमिशन थी, लेकिन जिस वक्त वो क्लियरिंग से बाहर जाने की कोशिश करता, फजी मैन बहुत गुस्से में आ जाता और बहुत जोर से चिल्लाता, जबकि उसका माउथ भी नहीं था। जब बच्चा रात को डर जाता था, फजी मैन अंधेरा ब्राइट कर देता, लाइट से जनरेट करता और उसको वो ट्विग बंडल दे देता जिससे वॉलंटियर ने उसे खेलते देखा था। बच्चा बोलता है कि फजी मैन उसे अपने पास रखने वाला था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि बच्चा राइट काइंड नहीं था। बच्चा ये नहीं बता पाता कि राइट काइंड से क्या मतलब था, या तो वो नहीं जानता या नहीं बताना चाहता। कॉप्स के पास कुछ भी सॉलिड नहीं था। वो उसके भाई के सर्च को फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। बच्चे को खुद भी आइडिया नहीं कि उसका भाई कहाँ है। वो कभी नहीं मिला। लास्ट स्टोरी जो केडी ने मुझे बताई वो उसके रुकी डेज का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब वो ट्रेनिंग ग्रुप से सेपरेटेड हो गई थी। वो लोग हाई एलिवेशन बिलेइंग बेसिक्स सीख रहे थे एक वेल मैप्ड माउंटेन साइड पर। मील ब्रेक चल रहा था तो केडी बाथरूम के लिए ग्रुप से लगभग 50 यार्ड्स दूर चली गई। काम करके वापस आ रही थी। आगे का पार्ट मैं बिल्कुल उसके वर्ड्स में बताऊंगा। मैं जाके पिस करती हूँ और जैसे ही खत्म होता है मैं ग्रुप की साइड वापस चलने लगती हूँ। लेकिन मैं शायद 5 फीट ही चलती हूँ तब रियलाइज होता है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। और ये वो सिंपल थोड़ा सा घूम गई हूँ वाला लॉस्ट नहीं था। मतलब लिटरल सेंस में आई हैड नो फकिंग क्लू मैं कहाँ हूँ। अगर तुम मुझसे पूछते कि हम किस स्टेट में हैं, मैं शायद वो भी नहीं बता पाती। ये बिल्कुल वैसा था जैसे एमनीजिया वाले लोग फील करते होंगे। तुम फुली ब्लैंक हो, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ याद नहीं। मैं बस वहां खड़ी हो गई, सोचने की कोशिश करते हुए कि मैं कहाँ हूं, क्या करना चाहिए। जितनी देर मैं वहां खड़ी रही उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होती गई। इसलिए मैंने चलना शुरू कर दिया। जितना मुझे याद है मैंने रैंडम डायरेक्शन पिक किया और चल पड़ी। जैसे जैसे मैं वॉक कर रही थी सब और वर्स होता जा रहा था, इतना कि मुझे ये तक याद नहीं रहा कि मैं माउंटेन पर क्यों हूं। मैं बस स्नो में से गुजरती जा रही थी। फिर मुझे एक आवाज सुनाई देनी शुरू हुई। ये आवाज मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी। अगर एक फ्रॉग बोल सकता बहुत लो और क्रोकी वॉइस में तो वो ऐसी लगती। और वो बार बार एक ही चीज बोल रही थी, ठीक है, तुम्हें बस कुछ खाने को ढूंढना है। कुछ खाने को मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस चलते रहो, कुछ खाने को ढूंढो। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया अपडेट देने में। यहाँ आजकल काफ़ी अजीब और क्रेजी चीज़ें हो रही हैं, तो पता नहीं आगे कितना रेगुलर रह पाऊंगा। पर आज मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। द सिक क्रिसमस ट्री। एक फायर फाइटर ने मुझे ये इंसिडेंट सुनाया जो ट्रेनिंग के वक्त हमारी मदद कर रहा था। उसे एक बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया था जो एक बहुत ही मैसिव ट्री पर फंसा था। वो ट्री इतना बड़ा था कि SAR ऑफिसर्स वहां चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब वो ऊपर चढ़ा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बच्चा इतनी ऊपर कैसे पहुंच सकता है। पर जब वो टॉप पर पहुंचा उसने जो देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। बच्चा मर चुका था पर उसकी हालत, इट वॉज सिकनिंग। उसके इंटेस्टाइन्स उसके मुंह से बाहर निकलकर ब्रांचेस पर लटक रहे थे, बिल्कुल किसी अजीब क्रिसमस ट्री की तरह। उसकी आंखें बाहर निकल गई थीं जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। फायर फाइटर इतना डर गया और शॉक में था कि उसने बस एक डंडी से उस बॉडी को नीचे पुश कर दिया। वो उसे उठाकर नीचे नहीं ला सकता था क्योंकि उसके गट्स चारों तरफ फैले हुए थे। जब वो नीचे आया कैप्टन ने सिर्फ इतना कहा, एविडेंस नीचे लाने के लिए शुक्रिया। उन्होंने उसे बच्चा नहीं कहा
बस एविडेंस बोला। ये बात उसे आज भी हॉन्ट करती है। द फ्लिप्ड स्टेयर्स, यानी उल्टी सीढ़ियाँ। एक वेटरन ऑफिसर ने मुझे बताया कि मैंने अपनी पिछली स्टोरीज में एक चीज़ मिस कर दी, फ्लिप्ड स्टेयर्स। हमने जंगल के बीच में सीधी स्टेयर्स तो देखी हैं, पर कभी कभी वहाँ उल्टी स्टेयर्स भी मिलती हैं, जैसे किसी ने डॉल हाउस की स्टेयर्स को उखाड़ा हो और उन्हें उल्टा करके ज़मीन में गाड़ दिया हो। वो देखने में ऐसी लगती हैं जैसे किसी टॉर्नेडो के बाद बची खुची चीज़ें खड़ी रह जाती हैं। ये नॉर्मल स्टेयर्स से भी ज़्यादा क्रीपी लगती हैं, क्योंकि इनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। द मैन हु प्रिटेंडेड टू ब्रीथ। एक ऑफिसर ने बताया कि उसने एक बार कैंप के पास एक आदमी को देखा। उसे लगा शायद कोई रुकी रास्ता भटक गया है। उसने उस आदमी का पीछा किया एक नदी तक। जब उसने अपनी लाइट उस पर मारी, उसने नोटिस किया कि वो आदमी सांस तो ले रहा था, पर वो नेचुरल नहीं था। उसके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे वो सांस लेने का नाटक कर रहा हो। जब लाइट उसके चेहरे पर पड़ी, वहाँ कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ स्मूथ स्किन। फिर अचानक उसके गले पर एक कट खुला और उसने अपने गले से ऑफिसर की तरफ देखकर एक हॉरिबल स्माइल दी। ऑफिसर वहाँ से इतनी तेज भागा कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। द मैन फ्रॉम नोवेयर, यानी मेन वुड्स। एक और ऑफिसर ने अपनी चाइल्डहुड स्टोरी शेयर की। वो मेन के घने जंगल के पास रहती थी। एक बार एक बड़े फॉरेस्ट फायर के बाद वो और उसकी दोस्त जंगल के उस हिस्से में गई जो पूरा जल चुका था। वहाँ उन्हें एक आदमी मिला जो बहुत बुरी हालत में था। उसका नाक और होंठ गायब थे, जैसे किसी ने क्लीन स्लाइस कर दिए हों। पर सबसे अजीब उसके कपड़े थे। उसने एक पुराने ज़माने का ग्रे जैकेट पहना था जिस पर अजीब बटन्स थे, शायद सिविल वॉर एरा का यूनिफॉर्म। जब उसने लड़की के हाथ में वॉकमैन देखा तो वो चीखने लगा। वो बार बार कह रहा था, डोंट टच मी, यूल मेक मी गो बैक देयर। वो आदमी कहाँ से आया था और किस जगह वापस जाने से डर रहा था, ये आज तक एक राज है। बहुत टाइम बाद अपडेट दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बोर्ड्स पर कुछ फॉर्मेटिंग रूल्स बदल गए थे, तो अब से ये स्टोरीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगी ताकि आपको पूरी टाइमलाइन समझ आए। जब मैं रुकी था तब मुझे किसी ने इन अजीब इंसिडेंट्स के बारे में नहीं बताया था, शायद इसलिए ताकि मैं डर के नौकरी न छोड़ दूं। पर एक रात मेरा एक दोस्त जो खुद एसएआर में था, थोड़ा टिप्सी था और उसने खुलकर बात की। 1. द इम्पॉसिबल डेथ्स। उसने बताया कि सबसे अजीब केसेस वो होते हैं जहां मौत का कोई लॉजिक नहीं होता। द नो रॉक हेड इंजरी। एक बार उन्हें एक पॉपुलर ट्रेल पर एक बुजुर्ग आदमी की बॉडी मिली। उनका सिर ऐसे फटा था जैसे किसी ने भारी पत्थर से मारा हो। दिमाग कस्टर्ड की तरह बाहर निकल रहा था। पर अजीब बात यह थी कि जिस जगह वो गिरे थे वहां एक भी पत्थर या ब्रांच नहीं थी। जमीन बिल्कुल साफ थी और वहां कोई ब्लड ट्रेल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं गिरे और खत्म हो गए। पर उनका सिर किस चीज से टकराया, किसी को नहीं पता। द डेजर्ट ड्राउनिंग। एक और औरत मिली हाई डेजर्ट में, जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। जब उन्हें उठाया गया तो उनके मुंह से पानी का वाटरफॉल निकलने लगा। कॉरोनर्स रिपोर्ट ने कहा कि मौत ड्राउनिंग यानी डूबने से हुई है। लंग्स पानी से भरे थे, पर उनके कपड़े और बाल बिल्कुल ड्राई थे। डेजर्ट के बीच में कोई कैसे डूब सकता है। 2. द लिटिल सैड बॉय। ये केस मेरे लिए बहुत पर्सनल और दर्दनाक था। एक 20 साल का लड़का जिसे डाउन सिंड्रोम था, वो अपनी माँ के पास से गायब हो गया। हमने हेलीज यूज़ किए और अगले दिन वो एक कैनियन में मिला। उसका स्पाइन टूट चुका था और पैरों में कोई सेंसेशन नहीं थी। जब मैं उसे चॉपर में ले जा रहा था, मैंने पूछा कि वो दूर क्यों गया। उसने रोते हुए कहा कि एक छोटा उदास बच्चा, लिटिल सैड बॉय, उसके साथ खेलना चाहता था। उसने कहा कि वो बच्चा ट्रेड करना चाहता था ताकि वो वापस घर जा सके। उसने बस इतना कहा, बाहर बहुत ठंड थी, मेरे पैर जम गए थे, अब मेरे अंदर ठंड है। हॉस्पिटल पहुंचने से 5 मिनट पहले उसने कहा, मम्मा मुझे अब और नहीं देख पाएंगी, और उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। 3. द हैंड इन द ट्री। एक सीनियर रेंजर ने मुझे ये स्टोरी बताई थी। एक लॉगिंग कंपनी ने पार्क की थोड़ी ज़मीन खरीदी थी। जब वो लोग एक पेड़ काट रहे थे तो उन्हें एक हॉलो यानी खोखली जगह मिली। उसके अंदर एक इंसानी हाथ था। वो कोई पुराना स्केलेटन नहीं था, बल्कि बिल्कुल फ्रेश हाथ था, शायद 1 दिन पुराना। पर सबसे अजीब बात, वो हाथ पेड़ की लकड़ी के साथ फ्यूज्ड था, यानी जुड़ा हुआ था, जैसे वो पेड़ के अंदर ही उगा हो। लॉगर्स पर इन्वेस्टिगेशन हुई, पर किसी को समझ नहीं आया कि एक जीते जागते पेड़ के अंदर ताज़ा हाथ कैसे पहुंच सकता है। 4. द बैक फ्लिपिंग मैन। एक बार एक ट्रेनिंग सेमिनार में एक ऑफिसर ने ये स्टोरी सुनाई। वो लोग जंगल में किसी माउंटेन लायन को ढूंढ रहे थे।
रात का वक्त था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है, पर चलकर नहीं। वो आदमी जंगल में बैकफ्लिप्स करते हुए आ रहा था। वो हर झाड़ी और लकड़ी के ऊपर से परफेक्ट बैकफ्लिप्स मार रहा था, जैसे उसे सब दिख रहा हो। ऑफिसर ने डर के मारे जमीन पर गोली चलाई, वार्निंग शॉट। गोली चलते ही वो आदमी रुका, तुरंत पलटा और वैसे ही बैकफ्लिप्स करते हुए अंधेरे में गायब हो गया। वो क्या था कोई नहीं जानता, पर उसकी स्पीड इंसानी नहीं थी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या मैंने द रेक या वेंडिगो के बारे में सुना है? मैं सच बोलूं तो इन लेजेंड्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जंगल में रहकर मैंने ऐसी बातें सुनी हैं जो इन किस्से कहानियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। एसएआर में काम करना किसी हॉस्पिटल में काम करने जैसा है। अगर आप हर वक्त घोस्ट्स और मौत के बारे में सोचोगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। आपको अपने डर को इंटरनलाइज करना सीखना पड़ता है, वरना लोग पागल हो जाते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। आज मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो मेरे दोस्तों और कलीग्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। 1. द एंटलर्ड मैन, एच की स्टोरी। ओरेगन के एक एरिया में मेरा एक दोस्त है एच। जब वो 12 साल का था, वो अपने दोस्त नोलन के साथ रिवर के पास कैंपिंग कर रहा था। रात का वक्त था और उन्होंने एक कैंप फायर जलाया था। अचानक नोलन ने नदी के दूसरी तरफ इशारा किया। वहां से कोई चीज़ पानी में उतर रही थी। पहले उन्हें लगा कि कोई हिरन, डियर है, पर जब वो पास आया तो उनके होश उड़ गए। वो चीज़ 2 पैरों पर चल रही थी। नोलन ने एच का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, चुप रहो, इग्नोर करो, बस बात करते रहो। वो क्रीचर नोलन के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। एच ने बताया कि उसकी आंखें बिल्कुल मिल्की और क्लाउडी थीं, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में वो मरे हुए लोग होते हैं पानी के नीचे। उसके सर पर सींग थे। वो क्रीचर बिल्कुल धीरे से कुछ बोल रहा था। जब एच थोड़ा आगे झुका सुनने के लिए तो उसे सिर्फ 2 शब्द समझ आए, हेल्प यू। वो दोनों वहां से इतनी तेज भागे कि एच ने डर के मारे अपनी पैंट तक वहीं झाड़ियों में फेंक दी। नोलन के दादा ने उसे हमेशा वॉर्न किया था, जंगल में अगर कोई चीज पास आए तो उससे कभी बात मत करना। 2. द कॉन्केव फेस। मेरा एक दोस्त एक इन्फॉर्मेशन बूथ पेंट कर रहा था। उसे अचानक पुराने खून जैसी, ओल्ड ब्लड जैसी स्मेल आई। एक आदमी उसके पीछे आया और रास्ता पूछने लगा। मेरा दोस्त लैडर पर था तो वो पीछे नहीं मुड़ा, पर जब उसे अजीब लगा कि वो आदमी जा नहीं रहा तो वो मुड़कर देखा। 1 सेकंड के लिए उसने देखा कि उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था। उसका फेस बिल्कुल स्मूथ और कॉन्केव, अंदर की तरफ धसा हुआ था। फिर अचानक एक पॉप की आवाज़ आई और उसका फेस नॉर्मल हो गया। वो आदमी बार बार जिद कर रहा था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जब मेरे दोस्त ने मना किया और टैक्सी बुलाने की बात की तो वो आदमी जंगल की तरफ भागा और अंधेरे में जैसे डिसॉल्व, घुल गया। 3. द जायंट फेस। एक ट्रेल स्काउट ने बताया कि वो जंगल के बीच में एक 60 साल के बुजुर्ग से मिला। उसका हेड साइज नॉर्मल था, पर उसका फेस 2x बड़ा था, जैसे किसी ने फीचर्स को खींचकर बड़ा कर दिया हो। वो बस खड़ा होकर उसे देख रहा था। स्काउट इतना फ्रीक आउट हुआ कि वो बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकला। 4. द ग्राइंडिंग नॉइस एंड द स्टेयर्स। ये स्टोरी एडी की है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंपिंग कर रहा था। रात भर उन्हें दांत पीसने, टीथ ग्राइंडिंग जैसी अजीब आवाज़ आती रही। जब वो उठा, उसकी गर्लफ्रेंड टेंट में नहीं थी। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी होकर जंगल को घूर रही है। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी। वो धीरे से बोली, एडी, मुझे जाना होगा, वो यहाँ है। एडी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक ग्रे कंक्रीट की स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ थीं, बिल्कुल बीच जंगल में। उसकी गर्लफ्रेंड उन स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगी, पर एडी ने उसे झटके से रोका और वो होश में आ गई। वो ग्राइंडिंग नॉइज भी तभी बंद हो गई। 5. द बॉय हु केम बैक क्लीन। एक बच्चा जो मेंटली थोड़ा चैलेंज्ड था, वो 1 हफ्ते तक मिसिंग रहा। जब वो मिला तो हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल साफ सुथरा था, न कपड़ों पर मिट्टी न भूखा। उसने बताया कि जंगल में स्टेयर्स उसके पास आई थीं और उसे उन पर चढ़ना पड़ा था। उसने कहा कि वो स्टेयर्स उससे बात करती थीं, पर इंसानों की तरह नहीं। पुलिस ने इसे अमनीशिया कहकर बंद कर दिया, पर हम सब जानते हैं कि 1 हफ्ते तक जंगल में बिना मिट्टी के रहना इम्पॉसिबल है। ये अभी के लिए मेरा फाइनल अपडेट होगा। यहाँ चीज़ें जिस तरह बिगड़ गई हैं, ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे आइडिया ही नहीं था कि जो कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं जंगल में देख रहा हूँ, उनके बारे में बोलना मेरी लाइफ के हर हिस्सा को इतना अफेक्ट करेगा। शायद ये मेरी स्टुपिडिटी थी। शायद मुझे पहले थोड़ा ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए था। मैंने सोचा था मैं बस कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस लिख रहा हूँ जो थोड़े बहुत लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे।
ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। अब लोग मुझसे सीढ़ियों के बारे में डायरेक्टली पूछने लग गए हैं। हर दिन नहीं, लेकिन जब भी कोई पूछता है मुझे समझ नहीं आता क्या कहूँ। मेरे बॉसेस को पता है कि कोई उनके बारे में ऑनलाइन बात कर रहा है, और जब उन्हें पता है तो ऑब्वियसली हायर अप्स को भी पता होगा। और मैं तुम्हें ये डेफिनेटली बता सकता हूँ, वो लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। मुझे ऑफिशियली बोल दिया गया है कि मैं इनके बारे में किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता। यही एक बड़ी वजह है कि ये अपडेट मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। मैं अपनी जॉब इस सब के लिए रिस्क नहीं कर सकता। जितना अच्छा लगा ये सब दिमाग से निकाल कर लिखने में, उतना ही सच ये भी है कि मुझे अपना काम पसंद है। मुझे यहाँ जंगल में ही रहना है। अगर कुछ है जो मुझे यहाँ टिकाए हुए है तो वो ये है कि अब मुझे थोड़ा सा पता है कि असल में चल क्या रहा है। मैं शायद पब्लिक को डायरेक्टली नहीं बता सकता कि वो चीज़ें वहाँ बाहर हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें देखूं तो कम से कम मैं लोगों को उन जगहों से दूर रख सकता हूँ। ट्रैफिक को उनसे सेफ जगह की तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। इन स्टोरीज़ पर जो अटेंशन आई है, उसके बाद से यहाँ लोग भी अपनी कहानियाँ आपस में शेयर करते रहते हैं। इतनी सुन चुका हूँ कि आधी तो याद भी नहीं, और जो याद हैं काश वो भी भूल पाता। एक स्टोरी जो यहाँ काफ़ी घूम रही है वो एक यंग लड़की के बारे में है जो स्टेट के ऊपर वाले हिस्सों में मिसिंग हो गई थी। पहले सबने एज्यूम किया कि वो रनअवे है। घर का माहौल अच्छा नहीं था तो लोगों को ज़्यादा शौक भी नहीं लगा कि शायद वो भाग गई होगी। लेकिन फिर लोग आगे आने लगे जो कह रहे थे कि उन्होंने उसे पार्क के आसपास देखा था, उसके गायब होने से थोड़ी देर पहले। इसलिए वहाँ के कुछ रेंजर्स को भेजा गया कि चेक करें कहीं उसने अपने आप को बैक ट्रेल पर लटका तो नहीं लिया। ढूंढने में टाइम लगा, लेकिन आखिर उन्हें वो मिली, या कह लो उसका एक हिस्सा मिला। सिर्फ उसकी जीभ का आधा हिस्सा और लोअर जॉ का करीब 1/4 टुकड़ा, बस इतना ही। जितना सुना, कट्स बिल्कुल क्लीन थे, जैसे किसी ने सर्जरी नाइफ से काटा हो। उसके बाकी बॉडी का एक भी पार्ट आज तक नहीं मिला। बच्चों की कहानियां इतनी ज़्यादा हैं कि गिन नहीं सकता। इतने सारे केसेस जहां छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं और बाद में किसी केव में मिलते हैं, ऐसे क्रैक्स के बीच में फंसे हुए, जहां एक अडल्ट तो क्या, एक नॉर्मल बच्चा भी घुस ही नहीं सकता। कई बार वो माउंटेन पीक्स पर मिलते हैं या बिल्कुल सीधे वर्टिकल गलीज के बॉटम पर। उनके शूज़ मिसिंग, कभी सॉक्स गायब, कभी दोनों परफेक्टली पैर में उनके पैरों पर हैं, बिल्कुल ठीक कंडीशन में। जबकि वो जगह जहां से वो मिले उनके लास्ट सीन पॉइंट से माइल्स और माइल्स दूर होती है, रफ टेरेन के बाद। इतनी स्टोरीज ब्लैक आइड लोगों की, काले बिल्कुल पूरे ब्लैक आंखें वाले लोगों की, जो जंगल में रात को इधर उधर भटक रहे होते हैं, आवाज़ लगाते हैं, रनिंग वाटर की आवाज़ मिमिक करते हैं या बॉब कैट की चिलिंग चीख कॉपी करते हैं। एक आदमी तो हर न्यूज़ स्टेशन पर जाकर एक ही स्टोरी बार बार सुनाता है जहां भी कोई उसे सुनने को तैयार हो। वो डियर हंटिंग पर गया था, काफ़ी रिमोट एरिया में कैंप लगा रखा था। रात को उसकी नींद खुली क्योंकि उसने सुना कि कोई चीज़ उसके टेंट को स्क्रैच कर रही है। पहले उसे लगा कोई रकून या फॉक्स होगा, फिर उस चीज़ ने अपना चेहरा टेंट के फ्लैप के बिल्कुल अगेंस्ट दबा दिया। उसको क्लियरली एक ह्यूमन नोज और माउथ का आउटलाइन दिख गया। उसने रिफ्लेक्स से उसको किक मारा। वो चीज़ एकदम पीछे चली गई। जब तक वो अपना टेंट खोल के बाहर निकला, गन हाथ में, वहाँ कुछ नहीं था। उसने 2 वार्निंग शॉट्स आसमान की तरफ फायर किए। जब उन शॉट्स की गन की आवाज़ जंगल में फेड हो गई, तब उसने अपने पीछे एक स्नैप सुना, जैसे किसी ने ट्विग तोड़ा हो। वो मुड़कर देखता है तो कैंप साइट के एज पर एक आदमी खड़ा है। ये आदमी कपड़े पहने हुए नहीं था, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन स्किन भी नहीं थी। हंटर का कहना है वो कुछ ऐसे मटेरियल का बना था जैसे किसी ने रोड किल, मरी हुई कुचली बॉडीज को और बाल को एक साथ गूंथकर आदमी जैसी शेप बना दी हो। पूरा शरीर रॉ मीट और हेयर का गंदा मिक्स लग रहा था। उसका फेस लंपी था, सिर्फ रफली ह्यूमन जैसे प्रोपोर्शंस। न प्रॉपर आंखें, न प्रॉपर फीचर्स, बस एक वेग सा चेहरा। वो चीज़ अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह खोलती है और उसके अंदर से वही गन शॉट की आवाज़ निकलती है जो हंटर ने अभी फायर की थी। बिल्कुल सेम साउंड, सेम एको, 2 बार की। फिर वो टेंट जिपर की आवाज़ को कॉपी करता है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हंटर ने अभी फ्लैप खोला था अंदर से। और फिर वो चीज़ रात के अंधेरे में भाग जाती है, जंगल के बीच। कल ही एक यंग कपल जो मेरे पार्क के रॉकी एरिया में हाइक पर गया था, मेरे पास रिपोर्ट देने आया। उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जिसे मैं खुद काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो दोनों बाइनोकुलर से टर्न बाय टर्न आसपास के पीक्स देख रहे थे। लड़के ने देखा कि दूर एक स्टीप क्लिफ फेस पर एक हाइकर चढ़ रहा है। वो उसे देखते रहता है, हर मूव फॉलो करता है। उस वक्त उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि उस हाइकर के पास कोई क्लाइंबिंग गियर ही नहीं था, न रोप्स, न हार्नेस, कुछ भी नहीं। वो बस कीड़े की तरह रॉक पर चिपक कर चढ़ रहा था। जब वो क्लाइंबर टॉप के पीक पर पहुंच गया, जो उनके पोजीशन से करीब 5 माइल्स दूर थी, उसने मुड़कर सीधा बाइनोकुलर्स की डायरेक्शन में फेस किया।
लड़का कहता है जो भी था, आदमी हो या कुछ और, वो उनको डायरेक्ट देख रहा था। उसने बड़ी एग्जैजरेटेड तरह से हाथ हिलाकर वेव किया, ज्यादा ड्रामा के साथ। फिर वो अपनी कमर से साइडवेज डायरेक्शन में ऐसे स्नैप होता है जैसे किसी ने उसे बीच से तोड़ दिया हो, सीधा साइड पर आधे से फोल्ड हो गया और उसी हालत में टॉप से सीधा नीचे लीप मार दी, क्लिफ से। लड़के ने नहीं देखा वो कहाँ लैंड हुआ, जितना उसने मुझे बताया वो इतना ही याद रख पाया। मैंने उन्हें रीअश्योर किया, फॉर्मल तरीके से, मैं चेक करूंगा, रिपोर्ट डालूंगा। मैंने झूठ बोला, मैं कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करने वाला, क्योंकि इस एग्जैक्ट सेम जगह बिल्कुल ऐसे ही क्लाइंबर की साइटिंग्स की कम से कम 10 और रिपोर्ट्स हैं। ये क्लाइंबर वहां के लोगों के बीच एक नोन एंटिटी है। अब मैं इस पर सवाल नहीं उठाता। इस जॉब में इतनी सारी चीजें हैं जिनका मैं शायद कभी भी सेंस नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं सीरियसली बैठकर पिछले कुछ महीनों में सुनी सब कहानियां लिखने लग जाऊं तो सालों लग जाएंगे खत्म करने में। जब कभी मुझे लगेगा कि मेरी जॉब रिस्क में नहीं है तो मैं वापस आऊंगा, शायद किसी और फॉर्मेट में, लेकिन आऊंगा जरूर। तब तक के लिए जो लोग इतने टाइम से मेरी स्टोरीज के साथ बने रहे, उन सब का शुक्रिया। तुम लोगों की वजह से मैं ये सब बोल पाया जो शायद मैं कभी किसी से नहीं कह पाता। अगर तुम जंगल, पार्क या किसी भी विल्डरनेस एरिया में जाते हो तो प्लीज सेफ रहना। पानी, खाना, बेसिक सर्वाइवल गियर जरूर लेकर जाना। किसी को बताकर जाना कि कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आओगे। रैंडम अनचार्टेड पाथ्स पर तब तक मत जाओ जब तक तुम्हें एग्जैक्टली पता ना हो तुम क्या कर रहे हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन्हें टच मत करना, उन्हें देखते मत रहना, उन पर कभी मत चढ़ना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस वीडियो ने आपको डराया या जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील कराया तो लाइक बटन जरूर दबाना। अपने थॉट्स और थियरीज मुझे कमेंट्स में बताओ, आई रीड देम ऑल। और हाँ, अगर अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मिस्टी स्लाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, और अपने बेड के नीचे चेक करना मत भूलना।